जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप लोग देख रहे हैं ओडीएस क्लासेस। आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। जैसे हमने पिछली कक्षाओं में मौर्य काल के बारे में हम लोग पढ़ लिया था, ठीक है। मौर्य काल में कौन कौन से राजा आए उनके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। उन समय आक्रमण कौन से हुए, विदेशी आक्रमण कौन से हुए, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा कर लिया था। आज की कक्षा में हम आपको बताएंगे मौर्योत्तर काल के बारे में कि मौर्योत्तर काल कब से कब तक है, ठीक है। इस काल में कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए हैं, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम आप लोगों को बताएंगे इसके आगे कि जो मौर्योत्तर काल में है उसमें कौन कौन से राजवंश शासक आए हैं, ठीक है। तो आइए आज की कक्षा को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा में है मौर्योत्तर काल। तो जो मौर्योत्तर काल है उसे 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। तो इसमें मौर्योत्तर काल में दो काम हुए हैं। एक तो इसमें भारतीय राजवंश आए हैं और दूसरे आए हैं हुए हैं विदेशी आक्रमण, ठीक है। तो हम भारतीय राजवंश के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए हैं मौर्योत्तर काल में। तो मौर्योत्तर काल में जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो था हिंद यवन या इंडो ग्रीक का, जिसे यूनान कहते हैं, ठीक है। यूनान का आक्रमण के बारे में हमने आपको मौर्य काल में भी बताया था, ठीक है। तो इस काल में भी यूनानियों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। उसके बाद से शकों का आक्रमण हुआ, फिर पल्लव का आक्रमण हुआ, फिर कुषाण वंश का आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो आखिर ये आक्रमण हुए क्यों इतने? मौर्य काल में तो इतने आक्रमण नहीं हुए क्योंकि देखिए मौर्य काल में जो था कि वो केंद्रीकृत सत्ता थी। मतलब मौर्य काल में जो सम्राट अशोक थे वो अपने पूरे साम्राज्य अपना फैलाए हुए थे, उनका केंद्रीकृत सत्ता था, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा जगह को मिलाकर एक ही राजा के अंतर्गत पूरा शासन चलता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मौर्य काल का पतन हुआ, ठीक है, तो फिर से केंद्रीय सत्ता विखंडित हो गई, यानी इनका विकेंद्रीकरण हो गया। तो जो केंद्रीकरण सत्ता था मौर्य वंश में, इनका फिर से विकेंद्रीकरण हो गया। विकेंद्रीकरण मतलब होता है कि जो लोग राज करते हैं राजा, वो लोग अपने छोटे छोटे हिस्सों में अपना अपना शासन चलाते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे हिस्से में अपना अपना शासन चलाते हैं, तो इससे राज्य का केंद्रीकरण जो था वो टूट गया, ठीक है। इसके बाद से इनका विकेंद्रीकरण हो गया। जो राज्य का विकेंद्रीकरण होता है तो ऐसे ही राज्य कमजोर हो जाता है। तो कोई भी विदेशी आक्रमण करता था तो जीत जाता था वहां पे और अपना शासन करने लगता था, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ जब सबसे पहले यूनान आए हिंदियों, तो उन्होंने आक्रमण किया। तो सबसे पहले भारत में हिंदू कुश पर्वत से प्रवेश लिया। भारत में सबसे पहले हिंदू कुश पर्वत से वे लोग प्रवेश लिए। वो आए कहाँ थे? तो ये लोग बैक्टीरिया एक जगह है या पार्थिया, ठीक है, यहाँ से वे लोग आए थे, ठीक है। इस क्षेत्र से मतलब वे लोग आए थे, ठीक है। तो ये वहां से यहाँ क्यों आए? तो जब चीन की दीवार बननी शुरू हुई, ठीक है, तो चीन में उस समय शकों का शासन था, ठीक है, उस समय। तो जो शक थे उन्होंने बैक्टीरिया और पार्थिया पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जो शक थे, ठीक है। जब वहां पे ये लोग अपना आधिपत्य जमा लिए तो जो वहां के यूनानी थे वे भाग के इधर के क्षेत्र में आए, ठीक है, भारत के क्षेत्र में, ठीक है। फिर जब वहां से शक बैक्टीरिया पहुंचे तो वहां से जो यूनानी थे वो यहाँ आक्रमण कर दिया, ठीक है। और यहाँ आने के लिए वे लोग विवश हो गए थे क्योंकि वहां रहने के लिए शकों ने जगह ही नहीं छोड़ा, वहां पे पूरा आक्रमण कर दिया था। उसके बाद से पूरा पश्चिमोत्तर क्षेत्र पे अपना आधिपत्य जमा लिए थे जो शक शक थे, ठीक है। उसके बाद से जो यूनान का भारत में जो आया, तो यूनान का जो प्रसिद्ध राजा था वो था मिनांडर। कौन था? मिनांडर, ठीक है।
जो 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, लगभग 20 साल तक रहा। तो वो मिनांडल जो था वो आया जैसे ही मतलब, तो पंजाब की एक जगह है स्थलकोट, ठीक है, उसको राजधानी बनाया। ठीक है, और ये आया तो भारत के धर्म में विलीन हो गया, मतलब इसने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, इसकी चर्चा जो होती है, एक मिलिंद पन्हो बुक है, उसमें चर्चा मिलती है, जिसमें जिसको लिखा था किसने, नागसेन ने, नागसेन ने। ठीक है, नागसेन एक जो थे वो बहुत विद्वान थे। ठीक है, उनके बुक है मिलिंद पन्हो, उनसे उसी से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जो हिंद यमन थे वे लोग भी आए, तो वे लोग भी भारत के संस्कृति में मिलजुल गए। जैसे उन्होंने कुछ ने वैदिक धर्म अपनाया, कुछ ने जैन धर्म अपनाया, कुछ ने बौद्ध धर्म अपनाया, कुछ अन्य धर्मों में भी मिल गए। ठीक है, उसके बाद से ये लोग जब भारत आए तो इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो जब ये लोग भारत आए तो भारत में अधिक मात्रा में लोग सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, भारत में अधिक मात्रा में इन्होंने सोने के सिक्के चलाए। उसके बाद से क्या हुआ कि इनका प्रभाव भारतीय कला में भी देखने को मिला। जैसे वहां से जब ये लोग आए तो उसमें एक कला प्रसिद्ध थी, हेलेनिस्टिक कला। ठीक है, हेलेनिस्टिक कला उसे कहते हैं जिसमें गैर यूनानी और यूनानी, मतलब यूनानियों के साथ साथ अदर भी जो भी देश थे, अदर जो शासन के राजा थे, उनका भी उसमें कला की मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद से जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे गंधार कला देख सकते हैं। ठीक है, गंधार कला में इसका प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद से फिर आए शक। ठीक है, हिंद यमन के बाद आए शक। शक उधर से हमने बताया कि बैक्टीरिया और पार्थिया पर कब्जा कर लिए थे, तो ये यूनानी इधर आए, फिर शक वहां से भी नहीं रुके, फिर वहां से इधर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो जब शक इधर आए तो 5 हिस्सों में बट गए। कौन कौन से, तो जब शक यहाँ पे आए तो 5 भागों में बट गए। पहला अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब, पंजाब तो तक्षशिला का क्षेत्र था उसमें, उसके बाद से मथुरा में, और मालवा क्षेत्र उज्जैन का, और फिर पश्चिम भारत नासिक का। ठीक है, जो शक थे वो लोग बहुत ही ताकतवर थे, तो उनको जो शकों को, हाँ, भारत में हराने वाला पहला राजा जो था वो था विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य ने पहले राजा थे जिन्होंने शकों को हराया था। ठीक है, यह लगभग 57 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। ठीक है, तो जो उसके बाद से फिर पश्चिम भारत में जो था रुद्रदमन, रुद्रदमन था उस शक का राजा था, शकों का राजा। ठीक है, रुद्रदमन। ठीक है, पश्चिम भारत में जिसका शासन चलता था। ठीक है, यह भारी मात्रा में चांदी के सिक्के चलाया था। ठीक है, वहां पे फिर इसका मतलब जो साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, या एक और नाम आता है काठियावाड़। ठीक है, काठियावाड़ या जूनागढ़, काठियावाड़ या जूनागढ़ के अभिलेख में दिखने को मिलता है। ठीक है, जो रुद्रदमन था उसने सुदर्शन जेल का जीर्णोद्धार कराया, मतलब जो सुदर्शन जेल था उसका साफ सफाई करा के उसका सुधार कराया। ठीक है, या मौर्य काल के आसपास इस सुदर्शन झील बना था। ठीक है, उसका ये जीर्णोद्धार कराया। इसके बाद से आक्रमण होता है किसका, पल्लव का। ठीक है, अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे, पल्लव के बारे में। ठीक है, जो पल्लव थे वो आए थे पार्थिया से। कहां से आए थे, पार्थिया से। ठीक है, इनका मूल निवास जो था वो ईरान था। कहां था इनका मूल निवास, पल्लव का मूल निवास कहां था, ईरान था। ठीक है, तो इनका जो सबसे प्रतापी राजा था कौन था, गोंडो फर्निस। कौन था, जो पल्लव का सबसे प्रतापी राजा था वो था गोंडो फर्निस।
सबसे प्रतापी राजा पल्लव का था। ठीक है, यह पल्लव में से सबसे पहला जो पादरी संत टॉमस था, ठीक है, वो भारत आया था। ठीक है, उसके बाद से जब शक पल्लव भी आए तो जितने भी ये बाहरी विदेशी आते थे आक्रमण करने के लिए, वो सब भारतीय संस्कृति में मिलजुल जाते थे। तो पल्लव भी क्या हुए, भारतीय संस्कृति में मिलजुल गए। ठीक है, जैसे शक और यूनान मिलजुल गए भारतीय संस्कृति में, वैसे ही पल्लव भी आए और भारतीय संस्कृति में मिल गए। ठीक है, इसके बाद से आए कुषाण। ठीक है, ठीक है, कुषाण को एक और नाम दिया जाता है कुइशान। कौन सा? कुइशान। ठीक है, तो इनका एक कबीला था जिसका नाम था चूची। ठीक है, ठीक है, चूची एक इनका कबीला था जिन्होंने उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शकों को हराया था। ठीक है, उसके बाद से उत्तर पश्चिम एशिया में इनका पूरा विस्तार हो गया था। ठीक है, उत्तर मध्य एशिया में, सॉरी, उत्तर मध्य एशिया में इनका पूरा विस्तार था। ठीक है, उसके बाद से ये सबसे पहले हिंदू कुश पर्वत में, फिर सिंधु घाटी, फिर उसको पार करते हुए यह भारत में आए थे। ठीक है, उसके बाद कुषाण का क्षेत्र कहाँ कहाँ था, इसको देख लेते हैं। तो जो कुषाण का क्षेत्र था, तो कुषाण का जो क्षेत्र मध्य एशिया का पूरा क्षेत्र था। कौन कौन सा? मध्य एशिया का क्षेत्र था। ठीक है, ईरान का हिस्सा था, ठीक है, उसके बाद से अफगानिस्तान का कुछ भाग था, फिर पाकिस्तान था, उसके बाद से कुछ उत्तर भारत का भी क्षेत्र था। ठीक है, उत्तर भारत का भी कुछ क्षेत्र था जो इनके अधीन था। ठीक है, उसके बाद यहाँ के जो कुषाण राजा था, उसका एक प्रसिद्ध राजा था, वो था कटफिसस प्रथम। ठीक है, उसके नाम लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये कटफिसस प्रथम आया जिसने तांबे के सिक्के चलाए। क्या चलाए? तांबे का सिक्के। ठीक है, जो कटफिसस था, कटफिसस प्रथम, उसने आके तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है, फिर आया कटफिसस सेकेंड, मतलब कटफिसस द्वितीय। जब ये आया तो इसने सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, कटफिसस प्रथम आया तो तांबे के सिक्के चलाया, जब कटफिसस द्वितीय आया तो सोने के सिक्के चलाया, फिर इसके बाद से इसका राजा बने कनिष्क। ठीक है, फिर इनको हराने वाला था कनिष्क। कनिष्क जो राजा थे वो भारतीय राजा थे। ठीक है, तो सॉरी, भारतीय नहीं, वो भी कुषाण का राजा था। ठीक है, कनिष्क, जो कुषाण का राजा था कनिष्क, उसने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। मतलब ये लोग जो सोने के सिक्के चलाए तो पूरी भरपूर मात्रा में नहीं चला रहे थे। ठीक है, इसके बाद से एक कुषाण राजा आया, कौन था? कनिष्क। ठीक है, तो जो कनिष्क है सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाया, फिर सर्वाधिक मात्रा में तांबे के भी सिक्के चलाए। ठीक है, कौन कौन से? सोने और चांदी।
ठीक है। सोने और चांदी के सिक्के, सॉरी चांदी नहीं तांबे के सिक्के चलाए थे। सोने और तांबे के मतलब शुद्ध सोने और शुद्ध तांबे के सिक्के भरपूर मात्रा में चलाया था। ठीक है। उसके बाद से इसका जो साक्ष्य है वो मथुरा के कुषाणकालीन अनेक जो अभिलेख हैं उसमें देखने को मिलता है। जो कनिष्क था उसने मतलब मथुरा की दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है। उसके बाद से जो प्रथम राजधानी थी वो थे पुरुषपुर। ठीक है। पुरुषपुर मतलब पेशावर जो पाकिस्तान में था। ठीक है। पुरुषपुर एक जगह है पाकिस्तान में, उसे अपना प्रथम राजधानी बनाया था और दूसरा राजधानी था उसका जो मथुरा में था। ठीक है। कनिष्क जो था वो शकों को हराया था, मतलब इसे शक संवत कहा जाता है। ठीक है। कनिष्क को, ठीक है, मतलब शकों को हराने वाला राजा था यह कनिष्क। ठीक है। तो जो कनिष्क को माना जाता है तो 78 ईस्वी में माना जाता है, 78 ईस्वी। ठीक है। ठीक है। उससे अब तक वर्तमान 2023 तक मतलब अब तक जो चल रहा है वहां तक इसका माना जाता है। ठीक है। उसके बाद से यह भी जो था वो बौद्ध धर्म को ही मानता था। ठीक है। कनिष्क भी बौद्ध धर्म को ही मानता था। ठीक है। उसके बाद से कनिष्क जो राजा था, इसके बाद इसका यहाँ का शासन हुआ शासनी वंश का। ठीक है। जो शासनी वंश तक तो कनिष्क के उत्तराधिकारी, जो उत्तराधिकारी थे कनिष्क के, उसको हटा के अपना राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है। उसके बाद से आता है भारतीय राजवंश के बारे में जान। ठीक है। इसके बाद से भारतीय राजवंश का आधिपत्य हो जाता है। तो भारतीय राजवंश के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। यहाँ तक था विदेशी आक्रमण के बारे में और उनका शासन काल। तो ये रहा मौर्य उत्तर काल में विदेशी आक्रमण की जानकारी। ठीक है। आगे की कक्षा हम लोग अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।